नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्यूअर्स द्वारा की गई रिक्वेस्टेड वाले स्टॉक को लेकर के। एक बात मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई इस कंपनी को लेकर के। पहले इनकी कारोबार को समझिए, फिर हम इनकी मार्केट की कारोबार से आने वाले पैसे और उसमें प्रॉफिट और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कंपनी का नाम से पता चलता है कि गोल्ड माइन का कामकाज है और ये कहती है जो कंपनी है, कहते हैं डेफिनेशन द गोल्ड फॉस्फेरस की बात, फॉस्फेरस में डील करती है, फॉस्फेरस माइनिंग करती है। इसमें अक्रॉस इंडिया एंड एडवांस देम इनटू द कम्युनिटी कमर्शियल्स गोल्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शंस को लेकर कंपनी कामकाज करती है। डीकन गोल्ड्स माइन लिमिटेड इनका नाम है और ये बीएसए लिस्टेड कंपनी रही है। कहती है कंपनी, मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी कह रही है, क्योंकि हमारे साथ कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हाँ आपने तो ऐसा कह दिया कि लीडरशिप है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि लीडरशिप विद द इंटीग्रिटीज की बात कहती है, इनोवेटिंग इंजीनियरिंग की बात कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइनिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कहती है। अब देखिए, मैं केवल केवल एक पहलू पे आकर आपके सामने चर्चा करूंगा जिसका नाम है सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है उसको लेकर देखिए। मार्केट अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी का कमाई होता है वहां पे हम नुकसान देख रहे हैं। 5 रुपए से ज्यादा, 5 रुपये 82 पैसा पर शेयर की नुकसान चले। इसके अलावा जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो करीब 15 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है। साथ में कुछ और पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे जहां आरओई आरओसी दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट डालते। तो ये सारे जो डेटाबेस हैं, ये डेटाबेस लास्ट 12 महीने की बेस पे बनती है। हम क्या करेंगे, कुछ लेटेस्ट की अपडेट भी देखेंगे जो कैसा रहा है और कैसा आंकड़ा निकल के आती है इसको। सबसे पहले हमारी नजर जाती है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। उससे पहले देखिए, डेट टू इक्विटी 0.56, करंट रेशियो की नंबर भी है। मार्केट में कोई कारोबार नहीं है, कोई 3% के आसपास और ट्रेंडिंग की बातें कहती है। और मार्केट में जहां कमाई होती है वहां पे करीब करीब 9% से ज्यादा, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को मिलाकर देखा जाए तो नेट इनकम मार्जिन 9% से ज्यादा की नुकसान दर्ज करती दिखी है। इसके चार्ट ग्राफ के मुताबिक देखा जाए तो ये आप देखिए, मैंने कुछ सालों के चार्ट ग्राफ लिया है। तो ये जो ग्राफ रही वो देखिए, इस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ गिरती दिख रही है। क्वार्टरली डेटाबेस भी इस कंपनी को जो कारोबार से आने वाली फायदे नुकसान है उसको लेकर ऐसा आंकड़ा देती है। तो क्या इस कंपनी का मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस में 3%, 3.5% तक के जो उछाल क्रिएट करता है उसके पीछे का वजह क्या है? वजह जानने के लिए जब हमने इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को टच करने की कोशिश किया तो समझ में आया कि लास्ट 12 महीने में कंपनी 10 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट करती है। 1 रुपए का भी इनके पास अदर्स ऑफ इनकम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ओवरऑल कंपनी जो 10 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट करती है तो 48 करोड़ की खर्चे भी बुक कर। चलिए मान लेते हैं 2 साल का अपनी नुकसान हो सकती है। तो ट्रेंडिंग कैसा रहा अभी तक का, जहां पे ये आंकड़ा हमारे सामने दिखता है। ट्रेंडिंग के मुताबिक जो सेल्स था उस पर 1251% की मूव आई, लेकिन प्रॉफिट में वही 1263% की डिक्लाइनिंग आई। स्टॉक प्राइस सीजीआर में जो लगातार रफ्तार से चल रही थी वहां पे एक टाइम फ्रेम में 16% तक की डिक्लाइनिंग रही। वहां रिटर्न एंड इक्विटी भी इनको सपोर्ट नहीं देती थी। चलिए हमने मान लिया कि 10 महीने में ऐसा आंकड़ा निकल के आई। तो क्या फिलहाल का एक 2 क्वार्टर का जो डेटाबेस है वो कैसा आंकड़ा देती है? उसके मुताबिक कंपनी का जो टर्नओवर पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, आजकल 3-3-3-4 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती दिखी है। लेकिन इतना टर्नओवर, उससे ज्यादा कंपनी के पास खर्चे का लिस्ट शामिल है। खर्चे की लिस्ट के अलावा की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट नुकसान में चल रही है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन अपने वेंडरों को पेमेंट देने में पसीना छुड़ा देती है। चाहे मैं इसकी चर्चा करूं, चाहे इनका एम्प्लॉय ही क्यों ना हो या कोई ऐसा लायबिलिटी जो कि डे रिपेबल के अंदर को दर्ज कर जाए, उनको ये पसीना छुड़ाने का काम करती है। अर्थात 2-2 साल तक पैसे तो बिल्कुल नहीं देती। फिर स्टॉक में रिटर्न का मोटिव क्या है? क्योंकि अलग अलग पहलू की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में
जो कर्ज का सिचुएशन था वो पहले नहीं था। अभी जाके कंपनी ने कर्ज लिया, ये कर्ज को किया क्या? सवाल आती है कर्ज को लेकर कंपनी ने किया क्या? इसमें हमारे सामने दिखता है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कंपनी ने लैंड्स, बिल्डिंग या कुछ प्लांट मशीनरी खरीदा हो? भाई इसका डेटा तो बिल्कुल नहीं दिया। हम क्या करें? क्या कंपनी ने इसकी डेटाबेस अपने साझा करके रखी है क्या? यदि हम कुछ पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करें तो कंपनी एक्विजिशन तो करती है, सब्सिडरी तो बनाती है प्रोजेक्ट को लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा अलॉटमेंट भी कंपनी ने 17 दिसंबर में किया था, करीब 11 लाख 12 लाख शेयर, इक्विटी शेयर को लेकर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पे। लेकिन इसका लेकर के ऐसा यहाँ पे डेटाबेस तो हमारे सामने नहीं दिखा। इसके लिए अनसेटिस्फैक्टरी की बात कहती है। पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करेंगे तो कंपनी जो कोल इंडियाज हो, वेदांताज कंपनी हो, लैंड्स मेटल जैसे कंपनी शामिल है, उनके लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे भीड़ काफी तगड़ी है स्टॉक को रश क्रिएट करने के लिए। लेकिन इसके मुताबिक आप नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो जहां पे कोल इंडिया 24% तक की कमाई को सेव करती है, वहीं पे एनएमडीसी करीब 26% कमाई को सेव करती है, वहीं पे इस कंपनी में करीब कितना 900% से ज्यादा की, 9% नहीं 900% की से ज्यादा की क्या क्रिएट करती है? क्या क्रिएट करती है? लॉस क्रिएट करती है। देखिए, आइए, क्या मार्केट को लेकर कुछ लेटेस्ट सेंटीमेंट है जहां से कंपनी कुछ रैली क्रिएट करेगी जिससे कुछ हो सकता है, कुछ बड़ी प्रोजेक्ट इनके हाथ में मिला हो? देखिए, 19 दिसंबर को एक प्रोजेक्ट के लेकर के चर्चा किया था और डीकेन गोल्ड्स ने चर्चा किया था, माइनिंग लिमिटेड ने, जो ये प्लीज द अपडेट शेयर होल्डिंग द प्रोग्राम द अल्टियंस स्टार गोल्ड प्रोजेक्ट द मेजर, जो कि यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर की बात करते हैं, डीकन गोल्ड्स हैं जो कि कमिटेड एडवांटेज है। इसमें क्या होने वाला है? कहते हैं इनके पास एक ये इंटरवल की बात इन्होंने रखी थी, यहाँ पे इनकी प्राइस 9 mm की बात इन्होंने कहा था, इसके अलावा कुछ mm की बात दर्ज किया है। इससे कितना फायदा होगा इसको लेकर के यदि जानने की कोशिश किया तो शायद इसमें देखा कि ऐसा गया, इसमें हमारे सामने ऐसा तो निकल के नहीं है कि यहाँ पे कुछ बड़ी अमाउंट की बात किया जाए, जहाँ पे कंपनी ये भी कहती है कि हमारे पास जीओआरसी मिनरल्स रिजर्व्स बाय द अप टू 30,000 ऑन की बात कहती है, 1.6 टन की ऑफ गोल्ड की बात कहती है, 1 ग्राम टन फॉर द टोटल ऑफ की बात कहती है। लेकिन कितने अमाउंट आने वाले हैं ऐसा बात तो उन्होंने ऐसा दर्ज नहीं किया। तो हमें समझ में क्या आएगा भाई, कंपनी यदि माइनिंग प्रोजेक्ट कर रही है इससे कितना पैसा कमाने वाली है? ये केवल सोने की बात किया था, सोना का रेट तो वैसे अप डाउन होते हैं, चलिए मान लेते हैं इसको, जिससे कुछ बेनिफिट होने वाला होगा। जब होगा तो शायद कुछ बड़ी रैली हो सकता है। अभी कब होगा, कैसे होगा, इसको अलॉटमेंट मिला माइनिंग को लेकर कि नहीं मिला, ये एक सवाल बन जाती है कई बार। पीयर्स के मुताबिक हमने समझा ही कंपनी को लेकर के। निवेशकों का इंटरेस्ट में जाना जाए तो एफआई और डीआई की लिस्ट में केबल एफआई की पोजीशन में रहा है और एफआई ने अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाने की बजाय घटाई है, जबकि प्रमोटर भी अपनी पोजीशन को बढ़ाने के बजाय घटाई है। आम निवेशकों के पास इसका बढ़न 73% तक की हो गई है और पब्लिक होल्डिंग में देखा गया कुछ बड़े नाम भी निकल के आते हैं, हीरा इंफ्रा टेक लिमिटेड और ये सब कुछ बड़े नाम हैं। 40,000 से ज़्यादा इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 40,000 निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से। और यदि रिस्क टू रिटर्न की कंपेयर करते हैं आपस में तो कंपनी में आज भी रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा आंकड़ा देती है और रिस्क फैक्टर के मुताबिक आप खुद के लिए अवलोकन या आंकड़ा कर सकते हैं। एक नज़र और डालिए यदि कंपनी को लेकर के, जो कहती है प्रीशियस मेटल्स वाली कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, जो सेगमेंट वाइज है वो क्या किस चीज़ से ज़्यादा पैसे कमाती है? क्या वो माइनिंग से कमाती है, क्या वो कुछ और भी? यहाँ पे सेगमेंट वाइज कोई डेटा साझा नहीं किया है। कंपनी को निवेशकों को लेकर कुछ दिया लिया है तो कहती है 2015 के बाद तो कुछ लिया नहीं है। उसके बाद एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर के कंपनी ने ऐसा बात तो रखी थी, फिर क्या हुआ इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर के? उन्होंने कहा कि यहाँ पे 17 दिसंबर 2024 को एक अलॉटमेंट को लेकर चर्चा किया था और अलॉटमेंट को चर्चा लेकर ये कहा था कि करीब 11,96,000 एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इश्यू प्राइस ऑफ द 53 रुपये के रेट से निकालेगी
अपॉन द कन्वर्जन ऑफ द इक्विटी अरे यहाँ पे इक्विटी वारंट पहले से थी, उसको ये कन्वर्ट करने की बात कही है। तो नया तो कुछ आया नहीं, इक्विटी वारंट उसमें इसके मुताबिक वो कन्वर्ट हो गया। तो हमने इस कंपनी को लेकर इन पार्टों को समझने की कोशिश किया, तो हमारे सामने कुछ चैलेंजें भी निकल के आई, जहाँ पे कुछ सालों के डेटाबेस में चैलेंज ये रहा, जो कंपनी की यदि कारोबार नहीं थी तो 2 साल से लेकर के पिछले 10 सालों में 168% से लेकर के 400% तक की मूव कैसे क्रिएट, जबकि इनके पीयर्स में भी मूव क्रिएट लगातार बढ़ती नजर आई है। इनका खुद का कारोबार ऐसा दिखता नहीं है। तो फिर अब एक सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, गोल्डन रूल ये कहता है, जो मार्केट में यदि सस्टेन करना हो ना, जैसे बिजनेस को लेकर सस्टेनिटी की बात कहती है, मार्केट की सस्टेन करना हो तो हम ये नहीं देखते हैं कि इसका टारगेट क्या है, हमारा खुद का टारगेट क्या है। हम जब कभी एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, किस प्रोस्पेक्टिव से एंटर कर रहे हैं। यदि अपने मुताबिक कामकाज चलती रहे तो अपनी प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, तभी तो मार्केट में कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। अपने मुताबिक ना हो तो कम से कम अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का यूज करना चाहिए, जिससे कम से कम लॉस जो है वो अनलिमिटेड ना हो, लिमिटेड हो सके। और प्रॉफिट अनलिमिटेड करने के लिए यदि प्रॉफिट बुक करके अपने पूरे के पूरे उसको छोड़ देते हैं तो शायद वो आपके बहुत ज़्यादा देश से क्रिएट कर पाने में सक्षम है। पिछले हमने कुछ सालों के डेटाबेस देखा, जहाँ पिछले 1 साल, पिछले 5 सालों में तो रैली क्रिएट किया, लेकिन पिछले 6 महीने के ट्रेंडिंग बेस में लगातार निवेशकों का इंटरेस्ट बिकवाली की तरफ मूव करके चल रही थी। जो आंकड़ा हमने यहाँ पे देखा, जबकि मार्केट कई बार बाउंस बैक भी क्रिएट करती है, फिर टूट जाती है। तो अपनी गोल्डन रूल अपनी मार्केट के लिए पॉलिसी बनाई है, और अपनी पॉलिसी के मुताबिक यदि कामकाज किया तो मार्केट में सस्टेन करना आसान है। अदरवाइज मार्केट में एंट्री और एग्जिट तो सेकंड वर्ग का काम है। कि मार्केट आसान है, दिखता आसान है, चार्ट दिखता आसान है, पर दिखता एक्चुअल है ही नहीं। समझना और अपनी खुद की पैसेज के मुताबिक कामकाज करना पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा देता है।